आजकल दुनिया में हलाल सर्टिफिकेट ग्लोबल आर्थिक तंत्र बन चुका है। चम्मच, छुरी, कांटा से लेकर घर का सरिया, सीमेंट, खाना पीना और गाड़ियों के पुर्जों तक, यानी हर एक चीज हलाल इकोनॉमी के अंदर आ चुकी है। और तो और फ्लैट्स और टाउनशिप भी हलाल हो चुके हैं। हलाल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, हलाल इकोनॉमी किन किन रास्तों से होकर ग्लोबल इकोनॉमी बनती है और किन किन गुड्स और सर्विसेज से हलाल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अगर आपने ऑप इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफाई होने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में है। पीसफुल सराउंडिंग विद स्पिरिचुअल वेलनेस। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके पैसों को नहीं, आपकी फैमिली के फ्यूचर को भी सिक्योर करेगा। वैल्यूज ड्रिवन कम्युनिटी एक्सपीरियंस करो। दिस वीकेंड खुद विजिट करके डिफरेंस फील करो। मुंबई में करजत नाम का एक एरिया है और यहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके लिए हम आपको पहले से ही सतर्क करते आ रहे हैं। आपने इस एड में देखा कि कैसे यहाँ हलाल होम्स का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। ये महिला सुकून नाम की सोसाइटी के बारे में बता रही है। इन फ्लैट्स में मस्जिद और मदरसे की व्यवस्था को पब्लिसाइज किया जा रहा है। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्लामी स्कूल और मस्जिद तक का यहाँ डिस्टेंस बताया गया है। यानी अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी इस एरिया में रहने पर तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये कम्युनिटी स्पेसिफिक फ्लैट्स हैं। ये सब हो रहा है हलाल सर्टिफिकेशन टाउनशिप के नाम पर। ये फ्लैट्स इतने सस्ते हैं कि इसमें 1 BHK खरीदने के लिए कुल 15 लाख रुपए देने हैं और इसमें EMI ही कुल 20,000 से शुरू होती है, जो कि आज की तारीख में काफ़ी अफोर्डेबल है। इन पोस्टर में लिखा हुआ है कि अपार्टमेंट्स 2030 तक तैयार हो जाएंगे। इन फ्लैट्स में इस्लामी विचारधारा और शरिया कानून के अनुसार चलने वाली लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जा रहा है। हलाल होम्स का कॉन्सेप्ट इससे पहले केरला में आया था। केरला के कोची में सबसे पहला हलाल होम बना, जिसके पोस्टर में हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ था। केरला को तो हमने मिनी पाकिस्तान बनते हुए देखा ही है और ये फ्लैट्स मक्का की दिशा में बने हुए हैं और मुस्लिम पड़ोसियों की ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हलाल क्या है और ये नॉर्मल इकोनॉमी से अलग कैसे है? हलाल का शरिया लॉ के अनुसार ये मतलब है कि लॉफुल या परमिसिबल, यानी जो चीज़ें अल्लाह, कुरान और शरीयत के हिसाब से सही मानी जाती हैं उन्हें हलाल कह दिया जाता है। और इसी का उल्टा होता है हराम, यानी नाजायज़ चीज़ें, यानी नॉन इस्लामिक सर्टिफाइड वाली चीज़ें। इन चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में एक हरे रंग का लोगो दिखेगा जिसमें लिखा रहता है हलाल सर्टिफाइड, और आसानी से ये पहचान में भी आ जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उर्दू में लिखा रहता है और ये पहचानने लायक होते हैं। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले संगठनों के नाम जमीयत उलमा-ए-हिंद, हलाल ट्रस्ट और प्राइवेट हलाल बोर्ड। ये संगठन कंपनियों से फीस वसूलते हैं। हर प्राइवेट या सर्विस पर हलाल सर्टिफिकेशन लेना जरूरी किया जाता है। ये पैसा सीधे मस्जिद, मदरसों और इस्लामी संगठनों तक पहुंचता है। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि इस फंड का दुरुपयोग आतंकी गतिविधियों और कट्टरपंथी संगठनों तक पहुंचाने में होता है। इस बात का जिक्र STF और ED की जांचों में सामने आया है। ये संगठन जो प्रोडक्ट रजिस्टर या कंपनी रजिस्टर कराने के बीच में पैसा लेते हैं, वो पैसा एक तरह से इनविजिबल टैक्स के तौर पर लगता है, जिसे आखिरकार आम ग्राहक ही चुकाता है और फाइनल प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि हलाल इकोनॉमी कितनी बड़ी है। हलाल गुड्स एंड सर्विसेज अरबों डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमी पर बन चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए मुस्लिम बाजार के साथ साथ हलाल इकोनॉमी का आकार भी लगातार बढ़ रहा है। पहले ग्लोबली मुस्लिम इकोनॉमी का साइज देखें तो स्टैटिस्टा के अनुसार साल 2025 तक ग्लोबल मुस्लिम कंज्यूमर स्पेंडिंग 2.8 ट्रिलियन US$ हो जाएगी, जिसमें अकेले फूड इंडस्ट्री में इनका रोल 1.67 ट्रिलियन US$ हो जाएगा। एक अंदाजे से पूरी हलाल इंडस्ट्री का ग्लोबल स्ट्रक्चर 7.7 ट्रिलियन US$ का है और इसमें फूड, फाइनेंस, कॉस्मेटिक भी शामिल है। इसमें इस्लामी फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा 66% है। जबकि भारत में हलाल इकोनॉमी का साइज देखें तो यहाँ पर हलाल फूड मार्केट का 2024 में $285.3 मिलियन था।
जिससे साल 2025 से लेकर 2033 तक 772.3 मिलियन US$ तक पहुंचाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हलाल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है? हलाल इकोनॉमी शरिया कानून के दायरे में एक क्लोज इकोनॉमिक सिस्टम बनाता है, जिससे एक तरफ ये ग्लोबली मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे समुदायों को बाजार से दूर करता है। ऐसा करने से इकोनॉमी में भी टकराव आता है। अब जाकर ये लोग इस बात पर बहस करते हैं कि हलाल की मजहबी मोहर किस हद तक मार्केट में मोनोपोली बनाने में भेदभाव का जरिया बनती जा रही है। हलाल मार्केट केवल मुस्लिम देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में भी ये कॉन्सेप्ट तेजी से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स में खाने पीने से लेकर मॉल में कपड़े, बैंकिंग, ट्रैवल, हाउसिंग और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी हलाल में शामिल हैं। हलाल सिस्टम पूरी इकोनॉमी में कैसे एक तरफा बोझ बनता है, उसे समझना ये ज़रूरी है। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे हलाल सर्टिफिकेशन पाने के लिए कंपनियों को फीस देनी पड़ती है। ये फीस इस्लामी मजहबी संस्थाओं या प्राइवेट हलाल बोर्ड्स को मिलती है, यानी असल में पैसा उन संगठनों या लोगों तक पहुंचता है जो ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इस हलाल सिस्टम से लोगों का शोषण होता है। भारत, जहां सभी धर्म और समुदाय साथ रहते हैं, वहां भी हलाल सर्टिफिकेशन से गुड्स एंड सर्विसेज को मजहबी पहचान दी जाती है। हलाल इकोनॉमी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से कमाई करके उसी कम्युनिटी के खिलाफ पैसा इस्तेमाल करती है और ये लूप इन्फिनाइट है और ऐसे नॉन मुस्लिम का शोषण भी हो जाता है। भारत में मीट, दवा, कॉस्मेटिक्स, मिठाई, बिस्किट, होटल से लेकर एयरलाइंस तक हर जगह हलाल का दबदबा है, जिसकी वजह से नॉन मुस्लिम कंज्यूमर के पास कोई और चांस होता ही नहीं है। बाजार में वही सामान हावी है जिस पर हलाल की मुहर लगी होती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि नॉन मुस्लिम ग्राहक अपनी जेब से पैसा खर्च करता है, लेकिन फ़ायदा सीधे सीधे उस हलाल नेटवर्क को पहुंचता है जो पूरी तरह से एक समुदाय के कंट्रोल में है, और ऐसे ही फिर एक बार नॉन मुस्लिम का शोषण हो जाता है। कंपनियों को मजबूरन हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देते हैं जिस पर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होता है, और एयरपोर्ट से लेकर बड़े बड़े स्टोर में अपना बिजनेस बनाने के लिए कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन लेती हैं। यानी जब एक नॉन मुस्लिम परिवार मिठाई या बिस्किट खरीदता है तो वो अनजाने में हलाल टैक्स चुका रहा होता है, और यही टैक्स धीरे धीरे बड़े लेवल पर इकट्ठा होकर जमीयत जैसे संस्थानों तक पहुंच जाता है। जमीयत उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं इस फंड का इस्तेमाल आतंकवादियों और मुस्लिम आरोपियों को कानूनी मदद देने के लिए करती है, चाहे वो दिल्ली दंगे में गिरफ्तार लोग हो या किसी टेरर अटैक में पकड़े गए आतंकी। उनके लिए हाई प्रोफाइल वकील खड़े करने का खर्च भी इसी टैक्स से निकाला जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में तो ये साफ लिखा है कि ज़कात यानी कि इस्लामी दान को भी जमीयत ने ही इसी मकसद को इस्तेमाल करने के लिए किया है। ज़कात यानी डोनेशन, इसको इस्तेमाल किया जाता है इस्लाम में गरीबों की मदद करने के लिए, और इसी साधन से ये आगे जाकर कौम के डिफेंस के लिए, सामूहिक कानूनी लड़ाइयों और कई बार हिंसक गतिविधियों के बचाव के लिए किया जाता है। इस तरह हलाल और ज़कात का एक गठजोड़ नॉन मुस्लिम पर बोझा डबल कर देता है। पहले तो उन्हें मजबूरन हलाल प्रोडक्ट खरीदकर ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, फिर वही पैसा जमीयत जैसी संस्थाओं तक पहुंचाया जाता है और वहां से उसका इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ केस लड़ने या सुरक्षा बलों पर हमला करने के आरोपियों की मदद करने के लिए होता है। यानी नॉन मुस्लिम की जेब से निकला पैसा एंड में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। अब आप ये समझिए कि कैसे हलाल और शरिया जैसी व्यवस्थाओं से मुस्लिम हमेशा अपना अलग एक वर्ल्ड बनाता है, और इसके लिए वो रोना भी रोते हैं। एक अलग आइडेंटिटी बनाकर आप खुद को और उसे अलग बनाते हैं। जैसे आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से लेकर ट्रैवल एंड फूड तक हलाल सर्टिफाइड होते हैं। आप ये सब खरीदते हैं, आपको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप एक मजहबी मार्केट बना रहे होते हैं जो बाद में सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए पैसा इस्तेमाल करता है। ये एस्टैब्लिश करने के बाद एक एक्सक्लूसिव सिस्टम बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ही देख लीजिए, जो सिर्फ मुस्लिम के लिए ही आरक्षित होती है, और उसके बाद हलाल इकोनॉमी तो है ही।
हलाल इकोसिस्टम में चीज़ों को हलाल और हराम में बांट दिया जाता है। पैरेलल इकोनॉमी के साथ पैरेलल सोसाइटी बना दी जाती है। ये सब करके खुद से ही ये कम्युनिटी ग्लोबल नैरेटिव बनाती है कि इन्हीं को सोसाइटी से अलग रखा जा रहा है। ये ग्लोबल कम्युनिटी में रहने वाले लोग अलग अलग देशों में माइनॉरिटी का खेल करने वाले ये बोलते हैं कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। अलग अलग टाउनशिप, स्कूल, बैंकिंग, बिजनेस बनाकर वो खुद अलग थलग कर देते हैं। उसके बाद वही लोग हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कहकर विक्टिम बन जाते हैं। यानी पैटर्न साफ है, पहले अलग दुनिया बनाओ, हलाल इकोनॉमी, वक्फ प्रॉपर्टी, शरिया लॉ, फिर जब समाज में फ्रिक्शन पैदा हो तो हम पर जुल्म हो रहा है का नैरेटिव गाड़ दिया जाता है। ये हलाल इकोनॉमी कहाँ कहाँ तक फैली है उसकी ब्रांचेस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है हलाल फूड्स एंड बेवरेजेस, जो कि हलाल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बूम है। खाने पीने और बेवरेज से लेकर चॉकलेट्स और स्वीट्स तक ये डीपली फैला हुआ है। भारत में हलाल फूड मार्केट के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 2033 तक ये $772.3 मिलियन तक पहुंच सकता है। अभी ग्लोबली देखें तो हलाल फूड मार्केट साल 2024 में $1.72 ट्रिलियन था और साल 2025 में $1.99 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है। आपने हलाल खाना और हराम खाना तो सुना ही होगा। ये अक्सर डिबेट में बना रहता है। कहीं आप झटका मीट देखते होंगे तो कहीं पर हलाल मीट। हलाल मीट होता है जिसमें हल्के हल्के काटकर जानवर को दर्द देकर उसको मस्त पकाया जाता है। इसको पाक यानी प्योर माना जाता है। इसमें दुआ पड़ी जाती है और खून पूरी तरह बहा दिया जाता है। और वहीं अगर जानवर को झटके में काटा जाता है तो वो हराम माना जाता है। लाइफस्टाइल के नाम पर अब शहरी लोग पहले जहां झटका मीट ही खाना पसंद करते थे, लेकिन अब हलाल वाला कॉन्सेप्ट ऐसे बिछा दिया गया है कि किसी भी रेस्टोरेंट में तो हलाल टर्म भी ट्रेंड की तरह एक यूज होने लगा है। धीरे धीरे अब पूरे बाजार में वही सामान छाया हुआ है जिसमें हलाल की मोहर लगी हो। अब हलाल मीट को ही भारत में स्टैंडर्ड मान लिया गया है। आपको किसी भी रेस्टोरेंट में यही मिलेगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप पर इन्फोर्स कर दिया गया है। आज हलाल का इम्पैक्ट भारत में सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि 20 करोड़ से अधिक मुसलमान आबादी भारत में है और इतनी ही बड़ी उस क्लोज्ड हलाल इकोनॉमी की ताकत भी है। हलाल फूड्स के बाद आता है हलाल कॉस्मेटिक्स। बड़े ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स में एनिमल क्रूएल्टी काफ़ी देखी जाती है, लेकिन हलाल कॉस्मेटिक्स ये बोलता है कि इनके सर्टिफाइड कॉस्मेटिक्स में जानवरों से निकला कोई रसायन नहीं है, अल्कोहल नहीं है। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका कोई बड़ा नाम हो। कंपनियां जैसे यूनिलीवर ने कॉस्मेटिक्स से लेकर फूड्स तक हलाल सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, लेकिन कुछ ब्रांड्स जैसे हुडा ब्यूटी के ओनर खुद अरब से हैं, लेकिन उन्होंने जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनका सिर्फ एक सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, यानी उनके प्रोडक्ट्स में तो जो रसायन है एनिमल से निकला हुआ वो यूज़ होता ही है, बस सर्टिफिकेशन ताकि वो बिजनेस चला सके उसके लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। हलाल कॉस्मेटिक्स के बाद आता है हलाल फार्मा। देखा जाए तो ड्रग्स में जेलेटिन, फिश फैट, फिश ऑयल का यूज़ होता है, लेकिन हलाल फार्मा को प्योर कहा गया है। हलाल फार्मा ऐसी दवाइयाँ और मेडिकल प्रोडक्ट्स देता है जो शरिया लॉ के तौर तरीके से बना हो। दवा बनाने में सुअर या उससे जुड़े किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि कैप्सूल्स में कवर में तो जेलेटिन होता है जो सुअर के मांस से बनता है। हलाल फार्मा में प्लांट बेस्ड जेलेटिन या हलाल सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हलाल सर्टिफाइड दवाइयाँ अल्कोहल बेस्ड नहीं होती है। प्रोडक्शन और पैकेजिंग का तरीका भी इस्लामिक गाइडलाइंस के मुताबिक होता है। यहाँ तक कि वैक्सीन भी हलाल सर्टिफाइड होती है। भारत में अपने जोशीना या फिर हमदर्द के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, यहाँ तक कि हिमालय के भी आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे, ये सभी हलाल सर्टिफाइड होते हैं। हलाल फार्मा के बाद आता है हलाल ट्रैवल। दुनिया भर में होटल्स, एयरलाइंस हैं जहाँ पर शराब नहीं मिलती है, हलाल खाना होता है, नमाज की सुविधा दी जाती है। ये सब हलाल ट्रैवल्स के अंदर देखा जाता है और ये एक तरीके से नया ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है। इस ट्रैवल मेथड में हलाल खाना जैसे हलाल मीट या हलाल खाना बांटा जाता है।
होटल और रिजॉर्ट में शराब और सुअर का मांस नहीं परोसा जाता है। नमाज के लिए स्पेशल जगह या मस्जिद की सुविधा दी जाती है। महिलाओं के लिए अलग से स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। स्पा या बीच जैसी प्राइवेट सर्विसेज यहाँ पर दी गई है। इस्लामी छुट्टियों और त्योहारों को ध्यान में रखकर टूर पैकेजेस बनाए गए हैं। ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? इसका उत्तर है कि बढ़ती मुस्लिम आबादी और उस बढ़ती मुस्लिम आबादी से हो रहा आर्थिक फायदा, और ये सबसे ज्यादा होगा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को। दुनिया का हलाल टूरिज्म मार्केट $200 बिलियन से ज्यादा का बताया जा रहा है। मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब, कतर और मोरक्को जैसे देश खुद को हलाल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। हलाल होटल्स, हलाल फ्लाइट्स, हलाल हनीमून पैकेज, हलाल टूर गाइड, सब में नमाज पढ़ने की एक अलग जगह दी गई है। इसका एक फायदा ये बताया गया है कि मुस्लिम पर्यटक बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं, इसीलिए ये एक बड़ा बाजार है और हलाल ट्रैवल्स के जरिए उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं से समझौता नहीं करना पड़ता है, और ये सब कर ट्रैवल एजेंसीज को नए पैकेज और ऑफर से अधिक ग्राहक मिलते हैं। हलाल ट्रैवल्स के बाद आता है हलाल फैशन यानी मॉडेस्ट फैशन। ज्यादातर इस्लामी देशों में शरिया कानून फॉलो होता है। शरिया लॉ के अनुसार मॉडेस्ट क्लोथिंग को प्रमोट किया जाता है जिसमें आपकी बॉडी का कोई पार्ट ना दिख रहा हो। तो ये कपड़े भी कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं कि फैशन भी हो जाए और हिजाब भी पहना दिया जाए। ऐसी इंडस्ट्री का साइज साल 2023 में $313 बिलियन का था। फैशन के बाद सबसे बड़ी चीज़ है हलाल फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस, जो कि इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित आर्थिक व्यवस्था के बारे में है। हलाल फाइनेंस या इस्लामिक फाइनेंस एक ऐसा इकोसिस्टम है जो शरिया लॉ के हिसाब से चलता है। इसमें लेन देन, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग के नियम इस तरह बनाए जाते हैं कि वो हलाल यानी इस्लाम में जायज़ हो। इसमें सबसे अहम बात है इंटरेस्ट, यानी जिसे रिबा कहा जाता है। वो लेना देना हराम है। पैसा सिर्फ ऐसे बिजनेस या कामों में लगाया जा सकता है जो इस्लाम में मान्य हो। दुनिया का इस्लामिक फाइनेंस मार्केट $3 ट्रिलियन से ज़्यादा का है और इसमें सबसे बड़ा सेंटर है मलेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बहरीन। यूरोप और अमेरिका में भी हलाल फाइनेंस की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि मुस्लिम आबादी वहाँ भी बड़ी संख्या में है। हालांकि भारत में मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन इस्लामी बैंकिंग की व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। हाँ, केरल में हलाल इन्वेस्टमेंट कंपनियां और NBFC मॉडल पर कुछ प्रयोग किए जा चुके हैं। भारत में RBI ने सीधा इस्लामी बैंकिंग की परमिशन तो नहीं दी है, लेकिन शरिया कंप्लाइंट फंड्स स्टॉक मार्केट में उपलब्ध है। हलाल का एक ही टारगेट है, प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग और फाइनली उसके कस्टमर तक पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का होना ज़रूरी है, यानी हलाल इकोनॉमी। ये पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से इकोनॉमिक जिहाद की तरह काम करता है। धीरे धीरे मार्केट का इस्लामीकरण करना। नॉन मुस्लिम व्यापारी, मजदूर और उपभोक्ता या तो बॉयकॉट हो जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं इस व्यवस्था में डलने के लिए। हमारा संविधान हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है। संविधान के आर्टिकल 15 में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो फिर हलाल फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट क्यों? क्या ये समाज में भेदभाव लाने के लिए नहीं लाया जा रहा है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए ऑप इंडिया।